तो हम लोग अब नेक्स्ट आइसोमेरिज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज। हाइड्रेट नाम से ही पता चलता है कि इसमें वाटर इन्वॉल्व होगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज वाटर का किसी कैरेक्टरिस्टिक के चलते होगा। तो वाटर में एक कैरेक्टरिस्टिक है, जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन्वॉल्व होता है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लिगेंड के तरह काम भी करता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तरह भी काम करता है। वाटर में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जैसा भी काम कर सकता है और लिगेंड के रूप में भी काम कर सकता है एक ही कंपाउंड में, या एक कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो दूसरे में लिगेंड होगा। ठीक है। और एक ही कंपाउंड होगा जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के जैसा काम करेगा और कुछ वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जैसा काम करेगा। तो इस तरह का जो कैपेबिलिटी है वाटर का, जिसके चलते हमको डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड मिलता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहने के बावजूद भी। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड मिलता है, सबका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला में थोड़ा डिफरेंस होता है, वही लिगेंड का जो अरेंजमेंट में चेंज होता है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंस आया, किसके चलते आया? ये आया वाटर के चलते। वाटर कभी लिगेंड के जैसा काम कर रहा है और कभी वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम कर रहा है। यानी वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी रह सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी रह सकता है। तो ये जो कैपेबिलिटी है, स्पेशल कैपेबिलिटी वाटर का, जिसके चलते ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का केस आया। ठीक है ना। तो जब तक वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा। जब वाटर एक से ज़्यादा रूप में नजर आएगा, एक से ज़्यादा रोल में नजर आएगा, ठीक है ना, तब ये होगा। इसीलिए हमने लिखा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कब आएगा? ड्यू टू द कैपेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कब होता है? ड्यू टू capability of water molecule to appear as ligand as well as water of crystallization। यानी लिगेंड के रूप में भी वो एक्ट कर सकता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में भी। अगर ये जो कैपेबिलिटी है वाटर का, जिसके चलते कोई लिगेंड का भी काम कर सकता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी काम कर सकता है, यही कैपेबिलिटी के चलते ये न्यू आइसोमेरिज्म आता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। या दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि ड्यू टू द कैपेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू अपीयर इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी रह सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी रह सकता है। ये जो कैपेबिलिटी है, स्पेशल कैपेबिलिटी है वाटर का, जिसके चलते ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आता है। और जैसे इसको आप कंपेयर करो, 1 2 3 तीन कंपाउंड हमने लिया है, ये है, ये है, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इस तीनों का स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इस तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस है। वो भी स्ट्रक्चर में कहाँ डिफरेंस है? द वे वाटर बिहेव्स एज लिगेंड और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वाटर जो है पूरी तरह से लिगेंड का काम कर रहा है। इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल है और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है लिगेंड का काम कर रहा है। ठीक है। इसमें देखो 5 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड का काम कर रहा है और 1 वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम कर रहा है। तो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें क्या है? इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, सिर्फ इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ लिगेंड क्या काम कर रहा है? सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें नहीं है, सिर्फ लिगेंड। और इसमें जब जाते हैं तो यहाँ पर लिगेंड का भी काम कर रहा है, 5 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी 5 मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और 1 मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें देखो
4 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और 2 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। 4 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर लिगेंड का काम कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जैसे काम कर रहा है। तो यही है वाटर का कैपेबिलिटी। ये इस तरह का जो कैपेबिलिटी है कि लिगेंड के रूप में भी एग्जिस्ट करता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी वो काम करता है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह वो एग्जिस्ट करता है वाटर, ठीक है, इन्वॉल्व है। इसीलिए इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि कोई चीज़ चेंज नहीं, चेंज बस वही है, वाटर किस रूप में काम कर रहा है, सिर्फ वही चेंज है। इसलिए ये तीनों हो गया हाइड्रेट आइसोमर, ये तीनों हो गया हाइड्रेट आइसोमर। अब देखो सब में सब कुछ सेम है। ये वायलेट कलर का है, ये ब्लू ग्रीन कलर का है और ये ग्रीन कलर का है। सबका डिफरेंट है, तीनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है, कलर डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है ना। अब इस दोनों को जरा कंपेयर करो आपस में। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है जो लिगेंड का काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरे में क्या चल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड नहीं है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में इसमें है और इस कंपाउंड में लिगेंड के रूप में है। तो लिगेंड के रूप में भी है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में, दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए दोनों जो है कौन होगा, हाइड्रेट आइसोमर है। ये किसको शो कर रहा है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें यहाँ पर वाटर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अब यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी वाटर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर भी है, यानी यहाँ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम कर रहा है, यहाँ पर लिगेंड के जैसा इसमें दोनों है, लिगेंड भी है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में भी है। और इसमें क्या है, सिर्फ लिगेंड के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिर्फ डिफरेंट क्या है दोनों में, द वे वाटर बिहेव एज लिगेंड और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस बेसिस पर यह हो गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इतने तरह का आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है, तो ये सारा सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा और भी 2 आइसोमेरिज्म हमने बताया था, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना आइसोमेरिज्म जो है आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ा दिए। अब जो है हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पढ़ लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज ख़त्म हो गया। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके।